हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एनवीएस में जितने भी सीडीपी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो टीजीटी पीजीटी में अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर 20 मार्क्स के सीडीपी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, आप भले ही किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो यानी कि किसी भी टाइप की पोस्ट के लिए जा रहे हो, आपके सीडीपी के क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट्स के साथ आना ही आना है। तो उसके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप एनवीएस के अलावा अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब भी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सीडीपी के क्वेश्चंस आपको एनवीएस में देखने के लिए मिलने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छे लेवल के देखने के लिए मिलने वाले हैं और हम इनको एक अच्छे लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एज पर एंथनी ग्रेगोरेसी माइंड स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लर्नर्स। देखिए, एंथनी ग्रेगोरेसी जो थे इन्होंने 4 तरह की माइंड स्टाइल्स दी हुई हैं। 4 तरह की माइंड स्टाइल्स में एक आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लर्नर। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लर्निंग की, और इसमें हमसे पूछा गया है नोट ट्रूथ, हमें नोट बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लर्नर्स की। फर्स्ट ऑप्शन है दे लव स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे आर एनालिटिकल, दे आर थ्योरेटिकल या फिर दे आर क्रिटिकल। हिंदी में पढ़ेंगे, एंथनी ग्रेगोरेसी के मन शैली के लक्षणों के अनुसार अमूर्त अनुक्रमिक शिक्षार्थियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वे विशिष्ट नियमों और विनियमों से प्यार करते हैं, वे विश्लेषणात्मक हैं, वे सैद्धांतिक हैं या वे आलोचनात्मक हैं। तो इसका आंसर करने से पहले हम थोड़ी सी इनकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो चलो, आंसर तो वहां पर आ गया, लेकिन हम पहले थ्योरी को समझेंगे। इसी तरह से हम डिस्कस करने वाले सारे क्वेश्चंस को, कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बिल्कुल नया रहेगा हमारे लिए, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं या जो भी थ्योरी रहेगी उस थ्योरी को साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि एक तरह से आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो सीडीपी या नॉलेज है, उसमें ये चीजें ऐड होती जाएं। तो माइंड स्टाइल की बात करें तो माइंड स्टाइल दिए हैं एंथनी ग्रेगोरेसी के द्वारा। इन्होंने माइंड स्टाइल में बताया, इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, माइंड स्टाइल्स मॉडल प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू कंसीडर हाउ द माइंड्स वर्क। हमारा माइंड किस तरह से वर्क करता है, इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने बताया। परसेप्चुअल क्वालिटी के अंदर इन्होंने 2 चीजों को रखा, एक कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है इसे समझ लेते हैं, हालांकि हम सब इसके बारे में जानते हैं लेकिन एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्क्रीट होता है दिस क्वालिटी इनेबल्स यू टू रजिस्टर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू योर 5 सेंसेस। कॉन्क्रीट के अंदर हमारी जो 5 सेंसेस हैं जैसे कि साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग। कॉन्क्रीट को हिंदी में बोलेंगे मूर्त। साइट यानी देखना, स्मेल यानी सूंघना, टच यानी फील करना यानी जैसे हम बोलते हैं स्पर्श, टेस्ट यानी स्वाद और हेयरिंग यानी सुनना। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर हम नॉलेज प्राप्त करते हैं कॉन्क्रीट के अंदर। यू आर नॉट लुकिंग फॉर हिडन मीनिंग और मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और आइडिया के बीच जो हिडन मीनिंग्स होता है उसे नहीं देखते, आप चीजों को एज इट इज देखते हो। जैसे कि मैं आपके सामने ये बना दूं, तो आप इसमें अगर आप कॉन्क्रीट थिंकर हो या फिर आपके अंदर कॉन्क्रीट वाली एबिलिटी है, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये एक तरह का क्यूब है, और ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हो कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टेक्सेस होते हैं। ये चीज आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। दिस क्वालिटी अलाउज यू टू विजुअलाइज, टू कंसीव आइडियाज, टू अंडरस्टैंड और बिलीव्स दैट विच यू कैन नॉट एक्चुअली सी। यहाँ पर आप उन चीजों को विजुअलाइज करते हो, आइडियाज को कंसीव करते हो, समझते हो आइडियाज को जिनको आप वास्तव में नहीं देख रहे हैं। जैसे कि अगर हम इस क्यूब की बात करें तो भाई कॉन्क्रीट वाले ने तो देख लिया ये क्यूब है, 6 वर्टिसेस हैं, सॉरी 12 वर्टिसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और इसकी जो भी 8 वर्टिसेस, 6 फेसेस है, 12 एजेस हैं इसकी। ठीक, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होगा कि ये बना किससे है, तो वो बताएगा कि यार ये एटम्स से बनता है, एटम्स के अंदर किस तरह का फोर्स इसके अंदर लग रहा होगा, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा, अगर मैं इसको पीसेस में कट करूंगा तो किस किस तरह से कट हो सकता है। तो जो चीज आप सामने से नहीं देख पा रहे हो
उन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकर देख लेगा। When you are using your abstract quality, you are using your intuition। जब आप abstract quality को यूज कर रहे हो तब वहां पर आप अपनी intuitions को यूज करते हो, आपकी imagination यानी कि जिसे हम बोलेंगे आपकी कल्पना शक्ति, एंड यू आर लुकिंग बियॉन्ड व्हाट इज, यानी कि चीज जो है उसके बियॉन्ड सोचते हो, आप उसे एज इट इज नहीं देखते, आप उसके बियॉन्ड जाके देखते हो। मान लो मैं लैपटॉप पे अभी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो मुझे तो अगर हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं तो हमें तो एक तरह की विंडो दिखती है जिसपे हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसको किस तरह से प्रोग्राम किया गया है वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी वाला देखेगा। कॉन्क्रीट वाला देखेगा कि हाँ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे लिखाता है, मैं यहाँ से कमांड देता हूँ, वहां से मुझे आउटपुट मिल जाता है। ठीक, इट इज नॉट ऑलवेज व्हाट इज सीम्स, जो दिखता है हमेशा वह नहीं होता। ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट है एग्जाम से पूछ लेते हैं, ऐसा लिख देगा इट इज नॉट ऑलवेज व्हाट इज सीम्स, नीचे ऑप्शन दे देगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, कॉन्क्रीट थिंकर, दो चार ऑप्शन और दे देगा। एंड कॉन्क्रीट में क्या होता है, इट इज व्हाट इट इज, ठीक, जो है जैसा है, जैसा दिख रहा है वैसा ही वह है। और एब्स्ट्रैक्ट में जो जैसा दिख रहा है वह उससे काफी अलग हो सकता है। ठीक, तो ये दो तरह की क्वालिटी इन्होंने बताई, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट, जो आती है आपकी परसेप्चुअल क्वालिटी के अंदर। फिर उन्होंने बताया ऑर्डरिंग एबिलिटी। ऑर्डरिंग एबिलिटी को दो तरह से डिफाइन करा, एक सीक्वेंशियल और एक रैंडम। सीक्वेंशियल में क्या होता है, अलाउ योर माइंड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ लीनियर स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो सीक्वेंशियल में आप इंफॉर्मेशन को एक तरीके से अरेंज कर लेते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो और स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलोगे। बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंशियल का मतलब ही क्या होता है, क्रमबद्धता। इसको हम कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल का मतलब हो जाएगा क्रमबद्ध। एक मिनट में इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ। सीक्वेंशियल का हो जाएगा आपका क्रमबद्धता, और रैंडम का हो जाएगा, कोई चीज रैंडम को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक। ठीक है, तो सीक्वेंशियल में क्या आता है, अलाउ योर माइंड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन लीनियर वे में और स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हो। व्हेन यूजिंग योर सीक्वेंशियल एबिलिटी यू आर फॉलोइंग अ लॉजिकल ट्रेन ऑफ थॉट, अ ट्रेडिशनल अप्रोच टू डीलिंग विद इंफॉर्मेशन। आप अपने लॉजिक्स को ट्रेन कर लेते हो, एक तरह से आपके लॉजिक्स ट्रेन होते हैं यानी कि प्रशिक्षित होते हैं। ठीक, और ट्रेडिशनल अप्रोच टू डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन, आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ एक इंफॉर्मेशन को डील कर रहे होते हो। यू मे ऑल्सो रेफर्स टू हैव अ प्लान, आप एक के पास एक प्लान होता है और आप उसे फॉलो कर रहे हो। रेदर देन रिलाइंग ऑन इम्पल्स। इम्पल्स मतलब आप आवेगों के साथ, अपनी इम्पल्स के साथ नहीं बहते, आपके पास एक प्लान होता है और आप उस प्लान को फॉलो करते हो, यानी कि हम हवा में नहीं बह रहे होते। हमारे पास एक प्लान है, पहले हमें यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाते, हमारे इम्पल्स के माध्यम से हमारे पास एक परफेक्ट प्लान है, हम उस प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं सीक्वेंशियल में। ठीक, अब आते हैं रैंडम के बारे में। देखिए अब रैंडम आ गया मतलब यहाँ पर कुछ भी लीनियर वे में अरेंज नहीं होगा। लेट्स योर माइंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय चंक्स एंड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी। When you are using your random ability, you may often to be able to skip steps in a procedural। तो आप प्रोसीजर में जो प्रोसीजर है उसमें आप स्टेप्स को स्किप कर देते हो एंड स्टिल प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। यू मे इवन स्टार्ट इन द मिडल, आप मिडल से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड से भी स्टार्ट कर सकते हो और कार्य को पीछे की तरफ भी लेकर जा सकते हो क्योंकि रैंडम चीजें चल रही हैं। यू मे ऑल्सो प्रेफर योर लाइफ टू बी मोर इम्पल्सिव, यहाँ पर लाइफ मोर इम्पल्सिव हो जाएगी। अब आप हवा की दिशा में यानी जिस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपको ज़्यादा ठीक लग रही है आप उसमें चलने लगते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन में चलने लगते हैं, फिर अलग प्लान से काम करने लगते हैं, तो आप इसमें थोड़े गड़बड़ से चलते हो। और स्पर ऑफ मूवमेंट्स देन प्लान्ड, आप प्लान्ड नहीं होता आपका मूवमेंट, आप बस मूवमेंट के साथ चलते जा रहे हो, कुछ भी आपका जो है गोल के लिए कुछ भी प्लान नहीं है, सब कुछ रैंडमली चल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ तक बात हुई। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें हमने देखी, परसेप्चुअल क्वालिटी देखी एंड ऑर्डरिंग एबिलिटी देखी। परसेप्चुअल क्वालिटी एंड ऑर्डरिंग एबिलिटीज को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो एक क्वाड्रेंट बन जाता है, जैसे हम बोलते हैं ग्रेगोरिसी माइंड स्टाइल मॉडल। अब ग्रेगोरिसी माइंड स्टाइल मॉडल में जो क्वाड्रेंट बना, इसमें अगर हम एब्स्ट्रैक्ट एंड रैंडम को मिला दें तो एब्स्ट्रैक्ट रैंडम टाइप का क्या हो गया, ये एक तरह का माइंड स्टाइल हो गया।
ये हो गया एक तरह का माइंड स्टाइल। रैंडम ऑन कॉन्क्रीट को मिला देंगे तो कॉन्क्रीट रैंडम माइंड स्टाइल हो जाएगा। कॉन्क्रीट एंड सीक्वेंशियल को मिला देंगे तो कॉन्क्रीट सीक्वेंशियल माइंड स्टाइल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल को मिला देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल माइंड स्टाइल हो गया। तो यहाँ से हमें 4 टाइप्स के माइंड स्टाइल देखने के लिए मिले, जो जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था। अब हमें इनकी क्वालिटीज को ध्यान में रखना है कि किस में किस तरह के लर्नर्स होते हैं। सीक्वेंशियल है और कॉन्क्रीट एंड सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल होगा तो ऑर्डरली तो काम चलेगा ही, लॉजिकली काम चलेगा, बेस्ड इन रियलिटी, ये रियलिटी पर चलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग क्योंकि सीक्वेंशियल है, एंड एंजॉय स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स को एंजॉय करते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने को ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल वेल ऑर्गेनाइज होगा, एनालाइज सिचुएशंस, एनालाइज लॉजिक, एनालाइज करेगा परिस्थिति को, लॉजिक्स को। एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होंगे, गैदर इंफॉर्मेशन को गैदर करने पर ये फोकस रहेगा। कॉन्क्रीट रैंडम वालों की क्वालिटी क्या रहेगी, इस टाइप के जो लर्नर्स रहेंगे एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आंसर्स को फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक्स रिस्क यूजिंग इंट्यूशंस, देखो रैंडम इंट्यूशंस को यूज किया जाता है। स्किप स्टेप्स, ये इसके जो स्टेप्स हैं उनको स्किप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रैंडम वालों की बात करें तो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि लोगों के अभिमुख होते हैं। क्रिएट हार्मोनी, सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस्टेब्लिशिंग हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं। इमेजिनेशन को यूज करेंगे। थिंक होलिस्टिक, पूरी तरह से एक संपूर्ण तरीके से सोचेंगे। अब ये क्वालिटीज आ जाती हैं। अब इन क्वालिटीज के हिसाब से हमारे क्वेश्चन में पूछा था एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल की नहीं है। देखिए चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, एनालिटिकल थिंकर हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं। गैदर इन्फॉर्मेशन मतलब ये थियोरेटिकल भी हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। तो एनालिटिकल होंगे, ये लॉजिक का यूज कर रहे हैं, क्रिटिकल भी होंगे, थियोरेटिकल भी होंगे। दे लव स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को की तरफ जो जाएंगे वो जाएंगे आपके कॉन्क्रीट सीक्वेंशियल लर्नर्स। कौन जाएंगे? कॉन्क्रीट सीक्वेंशियल लर्नर्स वाले जो हैं वह स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ जाएंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सारे, जिसमें मतलब डिस्कशन का इस तरह से रहेगा। इन सब के आप चाहें तो नोट्स बना के चल सकते हैं, आप पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं क्लास के टाइम पे, क्योंकि ओनली क्वेश्चंस ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छी अच्छी थ्योरीज कवर होने वाली हैं। तो उन्हें आप अगर अपने नोट्स में ऐड करते जाओगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहते हैं कि चीज़ें कहीं से भी पूछ ली जाती हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी। Which of the following aims of teaching social science is most appropriate at secondary level? सेकेंडरी लेवल पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? यानी कि सारे ही उद्देश्य सही हैं, सबसे उपयुक्त आपको छांटना है। टू एनेबल द लर्नर्स टू अप्रोप्रिएट द राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट, द जुडिशियस यूटिलाइजेशंस of resources as well as the need of the conservation of the natural environment। इसके अंदर हालांकि सब चीजें आ गई हैं। appreciate the rights of local communities भी आ गया, relation to their environment, इनका आपस में रिलेशन किस तरह का है ये भी आ गया है, judicial utilization भी आ गया है, जुडिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का आप न्याय संगत तरीके से यूटिलाइज करें। न्याय संगत तरीके से यूटिलाइज का मतलब है कि हमें रिसोर्स का इस तरह से यूज करना है कि आगे आने वाले पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर आ गई हैं। टू इनिशिएट द लर्नर्स इनटू स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट विथ रेफरेंस कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लगभग इतना अच्छा मतलब सारी चीजें नहीं है, लेकिन कुछ चीजें कवर कर ली हैं। टू इनिशिएट द लर्नर्स इनटू अ स्टडी ऑफ हिज ओन रीजन। देखिए यहाँ पर इन्होंने मतलब जब भी हम देखते हैं हमेशा हिज और पहले आता है और हर बाद में आता है, यहाँ पर हर पहले है हिज बाद में है, तो हम कहते हैं कि एक तरह से जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो बात है ना, वो इन क्वेश्चंस में हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऑन रीजन, स्टेट एंड कंट्री इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। टू डेवलप द लर्नर्स एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ ह्यूमन काइंड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। शिक्षार्थी को अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदाय के अधिकारों और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता की सराहना करने में सक्षम बनाना। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सब कुछ कवर हो चुका है।
फिर अन्य ऑप्शन भी आप पढ़कर देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। देखिए, स्थानीय समुदाय के अधिकार भी आ गए हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी आ गया है, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता की सराहना करने में सक्षम बनाना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्ड दैट इज नॉट इंक्लूड इन 3R ऑफ द SQ3R मेथड ऑफ रीडिंग। SQ3R मेथड ऑफ रीडिंग, ये इसके बारे में NIOS की जो समरी है इसके बारे में काफ़ी बढ़िया दे रखा है। NIOS के नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, यदि आप भी लेना चाहते हैं NVS की प्रिपरेशन करने वाले तो ले सकते हैं, कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने के लिए मिलेगा। तो SQ3R रीडिंग की जो अप्रोच होती है, इसमें SQ और 3R होते हैं। S फॉर सर्वे, Q मतलब क्वेश्चनिंग, R से आता है आपका रिसाइट, रिव्यू एंड रीड। तो रिसाइट, रिव्यू एंड रीड आएगा, रिकैप नहीं आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा, क्योंकि शामिल नहीं है, ये पूछा गया था। तो ये थी आपकी 3R मेथड ऑफ रीडिंग, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। इन तीनों का अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सर्वे, क्वेश्चन अपनी जगह पर रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं SQ3R मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन्वॉल्व सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिलीव्स, राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, सॉरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर का कॉन्सेप्ट किस में रहेगा? एथिक्स में रहेगा, एपिस्टेमोलॉजी में रहेगा, मेटाफिजिक्स में रहेगा, या थियोडिसी में रहेगा? नीति, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा या थियोडिसी? देखिए, जो एथिक्स होता है, जो आपकी नीतियां होती हैं, उसी में बताया जाता है कि यार सही व्यवहार कौन सा है, गलत व्यवहार कौन सा है, उसको व्यवस्थित बताना, उसमें मतलब गलत व्यवहार से बचाव, उनकी अनुशंसा करना, ये सारे आपके एथिक्स के अंदर ही आ जाते हैं। बाकी तीन क्या है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में द फिलोसफी स्टडी ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन नॉलेज की कहाँ तक लिमिटेशंस हैं, नेचर एंड ह्यूमन नॉलेज का नेचर कैसा है, उसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। मेटाफिजिक्स के अंदर द एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज। सत्य और ज्ञान के अस्तित्व के बारे में मेटाफिजिक्स में बात की जाती है। एंड थियोडिसी में द वेंडिकेशंस ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ईवल। इसमें बोला जाता है कि जो बुराई है, या जो ईवल यानी बुराई बोलेंगे, राक्षस जिसे हम बोलते हैं, तो जो बुराई है उसकी, वो बुराई के ऊपर किस प्रकार से अच्छी शक्तियां वो हावी हो जाती हैं, उनके व्यूज को देखा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से फिलोसफिकल टर्म्स हैं ये तीनों का। आप जस्ट ये लाइन याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं कहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर Bronfenbrenner, a child experiences cognitive development in the concept of complex system। इन्होंने एक सिस्टम दिया जिन्हें हम Bronfenbrenner इकोलॉजिकल सिस्टम भी बोलते हैं। रिलेशनशिप्स द पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन इज कॉल्ड एन। देखिए, पेरेंट्स चाइल्ड के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो किसके अंदर आएगा? आपको पता है इन्होंने 5 मॉडल दिए थे, 5 सिस्टम दिए थे, इसमें से 4 तो यहाँ दे रखे, माइक्रो सिस्टम, एंडो सिस्टम, एजो सिस्टम एंड मीजो सिस्टम। तो जो सबसे पहला वाला सिस्टम था उसके अंदर आता है पेरेंट्स एंड चाइल्ड का इंटरेक्शन, इन दोनों का रिलेशन। पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ इंटरेक्शन, उसके पीयर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन, उसके केयर गिवर के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो आता है माइक्रो सिस्टम के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, माइक्रो सिस्टम, जिसे लघु मंडल भी बोल देते हैं। अब इस थ्योरी को जरा फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्या था इस थ्योरी में। इन्होंने 5 लेवल बताए, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका लघु मंडल, जिसे हम बोलेंगे माइक्रो सिस्टम। दिस इंक्लूड्स होम, फैमिली, स्कूल, कोवर्कर्स एंड केयर गिवर्स। होम में आपके क्या होते हैं? पेरेंट्स, तो बच्चे का पेरेंट्स के साथ इंस्ट्रक्शंस, उसके फ्रेंड के साथ इंस्ट्रक्शन, टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो आ जाता है लघु मंडल यानी माइक्रो सिस्टम के अंदर। फिर आता है आपका मध्यम मंडल, जिसे हम बोलते हैं मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में लघु मंडल के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन। इन दिस देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट इज इन इट माइक्रो सिस्टम। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पेरेंट्स का, बच्चे के पेरेंट्स का बच्चे के फ्रेंड्स के साथ किस तरह का रिलेशन है, तो पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स का आपस में रिलेशन इसके अंदर आ जाएगा। पेरेंट्स का स्कूल के टीचर्स के साथ किस तरह का रिलेशन है, तो
माइक्रो सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का आपस में किस तरह का रिलेशन रहेगा, वो आपका मीजो सिस्टम के अंदर आता है। फिर थर्ड में आएगा हमारा वायुमंडल, जिसे हम बोलेंगे एक्सो सिस्टम। दिस इंक्लूड्स द पेरेंट्स, वर्क प्लेस, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। पेरेंट्स का वर्क प्लेस यानी पेरेंट्स किस तरह का काम करते हैं, पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, या किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, वो सारे उसके एक्सो सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। वह किस प्रकार बच्चा किस तरह के स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है, या किस प्रकार के धार्मिक संस्थान में वह जाता है, तो ये आते हैं उसके एक्सो सिस्टम के अंदर। फिर आता है आपका मैक्रो सिस्टम, जिसे हम बोलेंगे बृहद मंडल। मैक्रो सिस्टम में मतलब कि जिस कंट्री में वह रह रहा है वह कंट्री किस प्रकार की, डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, उस कंट्री का कल्चर किस तरह का है, वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, इकोनॉमी कैसी है, इतिहास किस तरह का रहा है, तो ये सारी चीज़ें उस आपके मैक्रो सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। लास्ट आता है 5 आपका घटक मंडल, जिसे हम बोलेंगे क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम के अंदर की जो बच्चे का लाइफ स्पेन था, उस लाइफ स्पेन के टाइम पे किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। जैसे कि हमारे लाइफ के टाइम पे आया कोरोना, और कोरोना से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, तो ये जो सारी चीज़ें ये क्रोनो सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। वार हो सकता है कंट्री में किसी प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हों, तो ये सारी चीज़ें आपको क्रोनो सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये 5 मॉडल था, 5 लेवल्स बताए थे ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर ने। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसे भाषा का कार्य माना जाता है। द सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। ये तो एक तरह से भाषा का वो कह सकते हैं, द फीचर्स कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं। लैंग्वेज इज डायरेक्टिव, भाषा निर्देशात्मक है। हाँ, ये भाषा का कार्य है, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम चीज़ों को निर्देश देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, तो ये तो कोई कार्य नहीं होगा। लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट, तो ना ही ये कार्य है, आदत से बनती है, ये कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर पूछा है फंक्शन क्या है लैंग्वेज का, तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा लैंग्वेज इज डायरेक्टिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आंसर्स मेंशन नहीं करा है, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रुथ अकॉर्डिंग टू मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। हमें यहाँ मेंडल्स की थ्योरी के बारे में या इसमें आंसर टिक करना है। मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो की बात जो की थी वो करी थी आपकी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें इसके बारे में बात करिए, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। द कॉज ऑफ वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग इज ड्यू टू डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स। जो डोमिनेंट यानी कि प्रमुख, मुख्य या आधारभूत जीन्स जो होता है, और जिस जीन्स की पुनरावृत्ति होती है, उस वजह से जो वेरिएशन है वो हमें देखने के लिए मिलता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चों में किसी प्रकार का वेरिएशन जो देखने के लिए मिलता है, वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मेंडल ने अपनी थ्योरी में इसी के बारे में बात की थी। थर्ड की तरफ चलेंगे। इट इज द जर्म प्लाज्मा दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसके बारे में बात नहीं की गई है, मतलब मेंडल की थ्योरी में बात नहीं है। हेरिडिटी डज नॉट गो टू इमीडिएट पेरेंट बट रिमोट एंसेस्टर्स। यानी कि जो हेरिडिटी होती है बट डायरेक्ट पेरेंट में नहीं दिखती, लेकिन अपने पूर्वजों में देखने के लिए मिल जाती है। स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन मेंडल की थ्योरी से ये सही नहीं है। तो मेंडल की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। द कॉज ऑफ वेरिएशन इज द ऑफिस इन द ऑफस्प्रिंग इज ड्यू टू डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स। हिंदी में लिखा है वंश में भिन्नता का कारण प्रमुख और पुनरावृत्ति जीन्स के कारण होता है। तो 2 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। अब साइंस के कॉन्सेप्ट्स को आप यूज क्लियर करने के लिए या समझाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए किस मेथड का आप यूज नहीं करोगे। इजी टू डिफिकल्ट मेथड का यूज हम करते हैं। पहले इजी कॉन्सेप्ट से बताएंगे, फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पहले आसान भाषा में समझाते हैं, फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स वे में ले जाते हैं। नॉन टू अननोन, पहले जो बच्चा जानता है उससे बच्चा जो नहीं जानता उसके बारे में लेके जाते हैं। जैसे कि हम इंद्रधनुष पढ़ा रहे हैं, रेनबो के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम उसको इसका फिनोमिना नहीं पढ़ाने लगेंगे। पहले हम पूछेंगे रेनबो कब दिखता है, बच्चे बोलेंगे बारिश होती है उस समय दिखता है, फिर हम उन्हें समझाएंगे बारिश होने के बाद जब सूर्य निकलता है तब दिखता है। फिर इसके जो भी परावर्तन अपवर्तन के नियम है उसके माध्यम से क्लियर करेंगे।
तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट ये गलत हो गया, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं जाते, हम हमेशा जाते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, हम जाते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो चीजें बच्चे को पता है, कॉन्क्रीट मतलब जो उसे दिख रही हैं और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो उसे नहीं दिख रही हैं, तो हम जो चीजें उसके सामने हैं उससे जो चीजें उसके सामने नहीं है वहां तक लेकर जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एज पर गिलफोर्ड व्हेन इंफॉर्मेशन इज generated from the given information emphasize on achieving conventionally। देखिए इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से आपने एक इंफॉर्मेशन को जनरेट करा है, ठीक है, ये थी आपकी गिवन इंफॉर्मेशन, और यहाँ से आपने एक इंफॉर्मेशन को जनरेट करा है, तो ये आपका किसके अंदर आएगा। अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने डायग्रामेटिकली शो करा है, अगर आप इसमें देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपने उसमें से एक को चूज कर लिया, एक जो बेस्ट थी उसको जनरेट कर लिया या निकाल लिया है। तो इससे हम किस तरह, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि आपके पास अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस में से आप एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हो, तो हम उसे बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। और इसी का अगर आप अपोजिट चलते हो, एक प्रॉब्लम के आप मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल लेते हो, तो हम इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। हालांकि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमाकर पूछा गया है, तो थोड़ा सा हमें इस तरह से क्वेश्चंस को समझना है, लैंग्वेजेस को थोड़ी सी फिलोसफी लगाते हुए, तो आप समझ पाओगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। गिलफोर्ड की थ्योरी की बात करें तो गिलफोर्ड के जो कंटेंट है इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर 6 आते हैं, ऑपरेशन के अंदर भी 6 आते हैं। तो 5 × 6 टोटल आपके हो जाते हैं 180। ठीक, कंटेंट के अंदर क्या आएगा आपका, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबोकली एंड सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। प्रोडक्ट्स के अंदर आता है आपका यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। ऑपरेशंस के अंदर आएगा आपका इवेल्युएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी एंड कॉग्निशन। तो इस प्रकार से इनकी ये थ्योरी है। टोटल एलिमेंट 180 है। किसके अंदर क्या आता है याद रखिएगा, किसके अंदर 5, किसके अंदर 6, किसके अंदर 6 आते हैं, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम से पूछ लेता है। अगर गिलफोर्ड से टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो कोई भी 3 दे देगा और बोलेगा कि ये किसके अंदर आते हैं, कंटेंट, प्रोडक्ट या ऑपरेशन के अंदर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पीपल हु स्टार्ट लिविंग नियर अ लाउड हाईवे will hear all noises of the vehicles near the highways on their first day there. However, the longer they live there, the more they get used to the sound and the bothers them. This is known as। देखो क्या है, कई लोग हैं जो हाईवेज पर रह रहे हैं, हाईवे के पास रह रहे हैं, हाईवे के पास रह रहे हैं तो व्हीकल्स की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं वहां पर लंबे समय तक रह रहे हैं, तो ज्यादातर क्या होते हैं उस ध्वनि के अभ्यस्त होते हैं। अभ्यस्त मतलब कि यूज्ड टू हो जाते हैं, उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता उस आवाज से। तो इसे हम क्या कहेंगे, हैबिचुएशन लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, सेंसिटेशन लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देखिए देखकर तो वे सीख नहीं रहे, ना ही संवेदनाओं के माध्यम से सीख रहे हैं, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की एसोसिएटिंग लर्निंग हो रही है। एसोसिएटिंग मतलब किसी चीज के साथ एसोसिएट करके आप बच्चों को सिखा रहे हो या सीख रहे हो, तो वह भी नहीं है। ये होता है हैबिचुएशन लर्निंग, आदत के द्वारा सीखना। यहाँ पर उनकी आदत हो गई है, इतने शोर से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर पर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखें क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है इस कारण, लेकिन 10 क्वेश्चंस में हमने काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी है। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपके डाउट्स वगैरह भी इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।